ओके। हमने पिछले वीडियो में वंदन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी ना। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि काउंटिंग ऑफ फंक्शन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है ना। देखो, किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमको एक डोमेन चाहिए रहता है और एक कोडोमेन चाहिए रहता है, ठीक है। और हम डोमेन से कोडोमेन के बीच में फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेट ए से बी में फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और फिर उनको काउंट करेंगे कि हम यहाँ पर कितने फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक कोई फंक्शन है f1 जिसकी मैपिंग इस तरह से है, 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है और 3 बी पे मैप हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए f1 की मैपिंग इस तरह से है, तो एक फंक्शन ये हो गया है ना। इसी तरह से एक हम नया फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए नया फंक्शन f2 है जिसकी मैपिंग इस तरह से है कि 2 ए पे मैप हो रहा है, 1 बी पे मैप हो रहा है और 3 बी पे मैप हो रहा है। तो ये एक नया फंक्शन बन गया। मान लीजिए हम एक और मैपिंग डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हम तीसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं f3, जहाँ पर मैपिंग जो है वो इस तरह से है कि सारे एलिमेंट बी पे मैप हो गए। तो ये भी एक वैलिड फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन बन गया। तो इसी तरह से हम सेट ए से बी में कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं उनको हम काउंट करेंगे, तो उसका बोला जाता है काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर टोटल जो फंक्शन होंगे वो 8 फंक्शन होंगे। मतलब हम अलग अलग तरीके से 8 तरीके से यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेट ए से बी में, ठीक है। सेट ए हमारा डोमेन होगा और सेट बी हमारा कोडोमेन होगा, ठीक है। और ये जो मोड भी लिखा है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट है, ठीक है, जिसको कार्डिनलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है n की पावर m, इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी दो सेट के बीच में कितने फंक्शन बना सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी पिछले केस में यही वाला एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कोडोमेन में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। अगर इसकी पावर आप 3 कर दो तो यहाँ पर जो आंसर मिलता है वो भी 8 होगा, और हमने देखा था कि यहाँ पर जो टोटल फंक्शन बनते हैं वो भी 8 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन पता कर सकते हैं कि हम सेट ए से बी में कितने फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो 10 है और सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो 8 है। मतलब कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो 8 है और डोमेन में जो एलिमेंट है वो 10 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने होंगे, वो होंगे 8 की पावर 10। याद रखिएगा, कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है वो नीचे आएंगे और उसकी पावर में डोमेन के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका प्रूफ भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट है उनके पास कितनी चॉइसेस है। 1 या तो ए पे मैप होगा या बी पे मैप होगा, मतलब किसी एक एलिमेंट में मैप होगा, ठीक है। मतलब उसके पास चॉइस 2 है, या तो ए पे मैप हो जाए या बी पे मैप हो जाए, ठीक है। इसी तरह से 2 के पास भी 2 चॉइस है, 2 या तो ए पे मैप हो जाए या बी पे मैप हो जाए, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है ना। 3 भी ए पे मैप हो सकता है या बी पे मैप हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट पे मैप होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि 3 ए पे भी मैप हो जाए और बी पे भी मैप हो जाए, तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके हिसाब से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि 3 के पास चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो वो ए पे मैप हो जाएगा या बी पे मैप हो जाएगा, ठीक है। एट ए टाइम वो किसी एक ही एलिमेंट पे मैप होगा। मान लो वो ए पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस कितनी है हम वो देख रहे हैं ना। तो देखो, 1 हैज़ 2 चॉइसेस, है ना। 1 के पास 2 चॉइस है, 2 हैज़ 2 चॉइसेस और 3 हैज़ 2 चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चॉइसेस कितनी होगी, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और डोमेन में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है, कोडोमेन में जितने एलिमेंट है वो है, और 3 क्या है, 3 ये बता रहा है कि डोमेन में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम n और m एलिमेंट के लिए भी इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। मैंने n और m इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत आती है ना, इसलिए हमने कम एलिमेंट लेके चल रहा है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शंस, मतलब हम किन्हीं दो सेट के बीच में कितने वन वन फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, है ना। सेट ए से बी के बीच में कितने वन वन फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, हम ये देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं ना। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि सेट ए जो है हमारा डोमेन है और सेट बी जो हमारा कोडोमेन है। ठीक है, तो केस फर्स्ट इस तरह से बनता है कि अगर सेट ए की जो कोऑर्डिनेटी है वो ज़्यादा हो सेट बी से, मतलब डोमेन में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से ज़्यादा हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, और हमारे पास कोडोमेन में जो एलिमेंट है मान लो ए है और बी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे देखो, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं अगर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो वो जो प्री इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये जो ए है उसकी प्री इमेज क्या है, इसकी प्री इमेज 1 है। ठीक है, अब मान लो कि 2 भी ए पे मैप हो गया ना, तो मान लो 2 भी ए पे मैप हो रहा है, तो ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी, ए की प्री इमेज 1 भी हो जाएगी और ए की प्री इमेज 2 भी हो जाएगी। ठीक है, तो ए की 2 प्री इमेज है, तो ऐसी कंडीशन में ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। वन वन फंक्शन कहलाने के लिए कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है उसकी केवल ए की प्री इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि केवल ए 1 पे मैप हो रहा है ना, मतलब किसी एक ही एलिमेंट से, मतलब उसकी प्री इमेज एक ही है, तो हम इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे, है ना। तो ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसके ऊपर हमने अच्छे से डिटेल में बात की है, बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये होता है वन वन फंक्शन। उसके बाद देखो, अगर 1 ए पे मैप होगा और 2 मान लो बी पे मैप होगा, तो अब 3 किस पे मैप होगा। अगर 3 ए पे मैप हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि ए की 2 प्री इमेज है, तो मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 ए पे मैप नहीं हो सकता है, नहीं बी पे मैप हो सकता है ना, तो इसका मतलब है कि 3 किसी पे भी मैप नहीं होगा। वन वन फंक्शन की केस में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमको इसको वन वन फंक्शन बनाना है, तो इसका मतलब है कि 3 किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि एक वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो इस केस में टोटल वन वन फंक्शन जो होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। कब, जब हमारे डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट है। ठीक है, तो अब बात आती है केस सेकेंड की। ठीक है, केस सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पर जो डोमेन है उसमें जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से कम है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर वन वन फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। तो आप देखो कि हम कितने वन वन फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, अब ये देखते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखो, ए जो है उसके पास कितनी चॉइसेस है, ए या तो 1 पे मैप हो सकता है, 2 पे मैप हो सकता है, 3 पे मैप हो सकता है, 4 पे मैप हो सकता है, 5 पे मैप हो सकता है या 6 पे मैप हो सकता है। इसके पास टोटल चॉइसेस है वो है 6। ठीक है, तो इसके बाद 6 चॉइस हो गई। ठीक है, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट पे मैप होगा, है ना। तो आप देखो, अब इसके बाद मान लो ए किसी एक एलिमेंट पे मैप हो गया, मान लो 3 पे मैप हो गया, है ना। अब 3 पे मैप हो गया, अब वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है अगर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होना चाहिए। तो
यहाँ पर ए 3 पे मैप हो गया। अब इनमें से कोई सा भी एलिमेंट 3 पे मैप नहीं हो सकता। अगर 3 पे मैप हो गया तो ये 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमको तो 1 फंक्शन चाहिए कि हम कितने 1 फंक्शन बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी के पास जो चॉइस होगी वो कितनी होगी, उसके पास अब 5 चॉइस होगी। ठीक है, क्योंकि ये 3 पे नहीं जा सकता है, 3 के अलावा किसी भी एलिमेंट पे मैप हो सकता है। तो बी के पास जो टोटल चॉइसेस है वो 5 चॉइस है। इसके बाद बी किसी न किसी एक एलिमेंट पे मैप हो जाएगा, मान लो 1 पे मैप हो गया। ठीक है, उसके बाद सी की बारी आएगी, तो सी के पास कितनी चॉइसेस होगी, सी के पास इस बार 4 चॉइसेस होगी। ठीक है, देखो पहले स्टार्टिंग में ए के पास 6 चॉइसेस थी, उसके बाद बी के पास 5 चॉइसेस थी, उसके बाद सी के पास कितनी चॉइसेस होगी, 4 चॉइसेस होगी। उसके बाद डी के पास कितनी चॉइस होगी, उसके पास 3 चॉइस होगी। और ई के पास कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चॉइसेस कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देखा था हमने, वहाँ पर हम फंक्शन काउंट कर रहे थे, हमको सिर्फ वैलिड फंक्शन चाहिए थे। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ 1 फंक्शन चाहिए। ठीक है, जो कि 1 फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो हमको 1 फंक्शन की डेफिनेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास ए के पास कितनी चॉइस है, ए के पास 6 चॉइस थी। ठीक है, उसके बाद बी के पास कितनी चॉइस है, बी के पास 6 - 1 चॉइस है। ठीक है, सी के पास कितनी चॉइस है, 6 - 2। और डी के पास कितनी चॉइस होगी, 6 - 3। और फिर ई के पास कितनी चॉइसेस होगी, 6 - 4, है ना। इतनी चॉइसेस है सबके पास। तो अब नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, इज़ इक्वल टू, हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले केस में किया था, हमने वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया था, वैसे हम इन सभी चॉइसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 - 1 × 6 - 2 × 6 - 3 और × 6 - 4। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इतना कर लिया हमने। इसके बाद मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 6 - 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 6 - 5 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और 6 - 5 फैक्टोरियल का यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि 6 - 5 फैक्टोरियल से 6 - 5 फैक्टोरियल आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास फैक्टोरियल का एक फार्मूला होता है। फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n - 1 × n - 2। ठीक है, ऐसा हम इसको ओपन कर सकते हैं, खुलता ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद n - 3, है ना। ऐसे हम इसको कहाँ तक अपने मर्ज़ी के हिसाब से चलता है कि हम इसको कहाँ तक ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ n - 3 फैक्टोरियल तक ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ तक ओपन कर सकते हैं, और आगे ओपन करना चाहते हैं और आगे तक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ना। हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर n की जगह पे क्या आ गया है, 6 आ गया है ना, बस इतना चेंज है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ओके, तो आप देखो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा 6 - 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है ये 6p5 के रूप में लिखा है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है ना। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 6 क्या चीज़ है, 6 ये बता रहा है कि सेट बी में कितने एलिमेंट है, मतलब कोडोमेन में कितने एलिमेंट है। ठीक है, और 5 क्या बता रहा है, 5 ये बता रहा है कि हमारे पास डोमेन में कितने एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 6 क्या चीज़ है, ये हमारा जो सेट बी है और ये सेट ए है। ठीक है, ये हमारा केस सेकंड, जिसमें सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो सेट बी से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 5, और सेट बी की जो कार्डिनलिटी है, या फिर ऐसा बोलूँ कि सेट बी में जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बन गया।
आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा हुआ है कि अगर सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो एम है और सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो एन है, देन नंबर ऑफ फंक्शन देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर ज़ीरो, ठीक है, इफ़ एन लेस देन एम। अगर एन लेस देन एम है तो ज़ीरो होगा, ये पिछले वाला केस है जो अभी हमने देखा। और अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, मतलब कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है या बराबर है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब बराबर वाले केस में क्या होता है ये भी देख लो। अगर बराबर होता है मतलब यहाँ पर डोमेन में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट कोडोमेन में भी है, तो इस केस में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको ये वाला फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। बस यहाँ पे यही हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह पे यहाँ पे n आ गया और 5 की जगह पे क्या आ गया, m आ गया, बस इतना सा चेंज है ना। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इक्वल हो, मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही सेट बी में है, तो मान लो यहाँ ये एलिमेंट है ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हुआ, मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो बराबर है। तो अब आप देखो, जैसे यहाँ पर ए 3 पे मैप हो गया, बी 1 पे मैप हो गया, मान लो सी किस पे चला गया, 2 पे चला गया, और डी 5 पे चला गया मान लो, और ई 4 पे चला गया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ए के पास कितनी चॉइसेस थी, 6 थी, बी के पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी, 6 - 1, सी के पास चॉइसेस कितनी होगी, वो हो जाएगी 6 - 2, डी के पास चॉइसेस 6 - 3 हो जाएगी, और ई के पास जो चॉइसेस होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 - 4 हो जाएगी। उसके बाद हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आप देखो ये बिल्कुल पिछले वाले केस जैसा बन गया है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कोडोमेन और डोमेन के एलिमेंट इक्वल हो या फिर डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन से कम हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 भी होता, मान लो 6 भी है, तो क्या होगा, ये 6 छूट जाएगा, ठीक है, ये एलिमेंट की कोई प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक वैलिड फंक्शन है और एक ये वन फंक्शन भी है, ठीक है। अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट छूट जाते हैं, मान लो यहाँ पर 7 भी है, ठीक है, अगर 7 भी है, अगर दोनों एलिमेंट की प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी ये एक वन फंक्शन है, हमको तो वन फंक्शन ही चाहिए, हमको वन फंक्शन काउंट करना है, ठीक है। तो ये भी एक वन फंक्शन है और ये सही है, ठीक है, और फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इक्वल भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इक्वल और दोनों के लिए सही है, ठीक है, लेस देन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ लेस देन इक्वल है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ पर जो एन है वो सेट बी की कार्डिनलिटी को बता रहा है और एम जो है वो सेट ए की कार्डिनलिटी को बता रहा है, ठीक है। बात वही है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए से ज़्यादा है, यहाँ पे भी वही लिखा है कि सेट बी में सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अब हम काउंटिंग ऑफ वन टू फंक्शन की ओर बात करते हैं। काउंटिंग ऑफ वन टू फंक्शन में जो हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसको लेकर चलना होता है उसके फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, जो कि काफ़ी लेंदी होगा, है ना, और वो समझाने में भी थोड़ी दिक्कत देगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊँगा और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना। तो हम शुरुआत करते हैं ना। मैं आपको इसका प्रूफ बताऊँगा लेकिन बाद में, ठीक है, जब भी उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आप यहाँ पे देखो, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी कि हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट है वो एम है और कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो एन है। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर समेशन आर इक्वल टू 1 to n -1 की पावर r+1 इंटू एन सी आर इंटू आर की पावर m, ठीक है। इसका मैं एक हल्का सा आपको और देता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट होना चाहिए और सेट बी में कितने एलिमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, मान लो जो सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अगर सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट है 1 2 3 4
और मान लो सेट ए में मान लो ए और बी है, ठीक है, या मान लो एक और सी एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा है। तो आप यहाँ पे देखो होगा क्या, अगर ए 1 पे मैप हो जाता है, ठीक है, चलेगा। मान लो बी किसी भी एलिमेंट पे मैप हो सकता है, बी चाहे तो 1 पे मैप हो जाए, 2 पे मैप हो जाए, 3 पे मैप हो जाए, 4 पे मैप हो जाए, अभी भी इसके पास 4 चॉइस है, किसी पे भी मैप हो सकता है। मान लो ये 2 पे मैप हो रहा है, ठीक है, और सी मान लो 3 पे मैप हो रहा है। तो अब आप देखो 4 जो है इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑन्टो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन्टो क्वेश्चन ये बोलता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, ठीक है, तो मान लो इसमें 1 2 है और इसमें जो एलिमेंट है वो ए बी सी और डी है, ठीक है। तो मान लो ए 1 पे मैप हो गया, बी 2 पे मैप हो गया, सी भी 2 पे मैप हो गया, डी भी 2 पे मैप हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो फंक्शन क्या बोलता है, ऑन्टो फंक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सब की प्री इमेज होना चाहिए, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक की प्री इमेज ए है और 2 की प्री इमेज बी सी डी है, 3 प्री इमेज है, ठीक है। तो ये बोलता है ऑन्टो फंक्शन। आप यहाँ पे देखो 4 की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है। अगर मान लो कि बी 4 पे मैप हो जाता है, तो आप देखो बी 2 पे मैप हुआ और बी 4 पे मैप हुआ, 2 एलिमेंट पे मैप हुआ। तो ये यहाँ पर हमारा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। तो आप देखो बी किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा है, 2 एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा अगर ऐसा बनता है, ठीक है, मतलब बी 2 और 4 पे मैप हो जाता है, तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो ऑन्टो फंक्शन की तो बात ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। 0 कब बनेंगे, 0 तब बनेंगे जब कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो डोमेन से ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा केस बनता है ना, तो टोटल ऑन्टो फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। टोटल ऑन्टो फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। इसके बाद देखो कुछ और चीज़ें, इसका जो फॉर्मूला है वो बना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस, जो कि हमने सबसे पहले देखा था, है ना। टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस में से जितने भी इंटू फंक्शंस हैं उनको घटा देते हैं। इंटू फंक्शन किसको बोलते हैं, इंटू फंक्शन इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो 4 है वो किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, मतलब 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मैपिंग है ना इसको बोला जाता है इंटू फंक्शंस। यहाँ पर मान लो फंक्शन जो है f1 है, मान लो f1 फंक्शन है, ठीक है, जो कि मैपिंग कर रहा है, तो ये जो f1 है वो क्या कहलाएगा, इंटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये इंटू फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस में से जितने भी इंटू फंक्शन है उनको माइनस कर देंगे। इंटू फंक्शन को माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि इंटू फंक्शन जो है वो ऑन्टो फंक्शन नहीं कहलाता है, ये इंटू फंक्शन है और इसको हम ऑन्टो फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंटू फंक्शन होंगे हम उन सभी को माइनस कर देंगे। तो ये एक इंटू फंक्शन हो गया। अब देखो मान लो जो सी है वो किस पे मैप हो गया, ये भी 2 पे मैप हो गया, है ना। तो ये एक वैलिड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ये ऑन्टो नहीं कहलाएगा। ऑन्टो क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3 और 4 की प्री इमेज नहीं है और ये अभी भी इंटू फंक्शन है। इंटू फंक्शन बस यही बोलता है कि अगर किसी एलिमेंट की प्री इमेज ना हो तो हम उसको इंटू फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंटू फंक्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालेंगे, उसके बाद उसमें से इंटू फंक्शंस को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, इसमें से हम इंटू फंक्शन को माइनस कर देंगे, टोटल इंटू फंक्शन को माइनस करेंगे, ठीक है। ओके,
तो इस तरह से हम फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन बनेगी। यहाँ पर इनटू फंक्शन की कंडीशन लगेगी, इनटू फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो लगेगी, सबको मिला करके हमको सभी कंडीशंस को लेकर चलना पड़ेगा, उसके बाद ये फार्मूला प्रूव होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी सिर्फ इस फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ और इसको समझेंगे ना। तो मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, है ना। तो आप देखो, मान लो अब ये केस फर्स्ट है, ठीक है, ये केस फर्स्ट है। अब मान लो केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या होता है कि जो कार्डिनलिटी है, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, है ना। समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सेट बी में और सेट ए में बराबर एलिमेंट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑन टू फंक्शन बन सकता है ना। ऑन टू फंक्शन कैसे बनेंगे फिर? ऑन टू फंक्शन इस तरह से बनेंगे, अगर दोनों में इक्वल मतलब एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें मान लो ए बी सी है, अगर इक्वल एलिमेंट है तो 1 ए पे मैप हो जाएगा, 2 बी पे मैप हो जाएगा और 3 किस पे मैप हो जाएगा? सी पे मैप हो जाएगा। तो ये ऑन टू फंक्शन बन गया। यहाँ पर एक ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है ना। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि 3 बी पे चला जाता है तो यहाँ पर फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस तो है कि ऑन टू फंक्शन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि अगर दोनों सेट में एलिमेंट इक्वल हो तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ पर चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर इनमें से कोई सा भी एलिमेंट डी पे मैप हो गया तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, और अगर डी की प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के बनने के जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। लेकिन अगर इक्वल हो तो कोई बात नहीं, चांसेस होते हैं कि ऑन टू फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला केस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नया केस। ठीक है, अब मान लो कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो डोमेन से कम है या इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से दिखाता हूँ ना मैं आपको। मान लो हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, क्या बोल रहा हूँ? सेट ए में एलिमेंट ज़्यादा है और सेट बी में एलिमेंट कम है या फिर इक्वल है। इक्वल का तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, मान लो सेट ए में एलिमेंट ज़्यादा है, 1 2 3 4 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। तो ए यहाँ पर मान लो 1 ए पे मैप हो गया, मान लो 2 बी पे मैप हो गया, 3 सी पे मैप हो गया। अब 4 किस पे मैप होगा? तो 4 इन 3 एलिमेंट में से किसी पे भी मैप हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो 4 सी पे मैप हो गया, है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक वैलिड फंक्शन है और उसके बाद ये एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सब की प्री इमेज होना चाहिए। तो आप देखो, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 और 4 है। प्री इमेज एक या एक से ज़्यादा हो सकती है ऑन टू फंक्शन में। वन फंक्शन की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। वन फंक्शन में सिर्फ एक प्री इमेज होना चाहिए अगर एग्जिस्ट करती है तो। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है वन फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन में प्री इमेज होनी ही चाहिए, या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, चलेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर और एलिमेंट है, मान लो इसी सेट में और एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और मान लो ये सारे के सारे सी पे मैप हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे सी पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट भी मान लो सेट ए में, तो इस कंडीशन में भी ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मान लो कोई प्रॉब्लम दी हुई है कि बताइए कि हम कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मान लो कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो मान लो 3 है ना। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पर टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, है ना। तो आप देखो यहाँ पर एम क्या चीज़ है, एम है हमारे डोमेन में कितने एलिमेंट है, तो डोमेन में कितने एलिमेंट है 4 है, तो ये क्या चीज़ है, एम है, ये एम है, ओके। और यहाँ पर जो एन है वो क्या चीज़ है, एन ये बता रहा है कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, तो कोडोमेन में जो एलिमेंट हो कितने 3 है, तो ये हमारा एन है, ओके। और आर क्या चीज़ है, आर चलेगा 1 से एन तक, और एन क्या चीज़ है, ये रहा कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, ओके। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज रख देते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन क्या चीज़ है 3 है, उसके बाद -1 की पावर कितनी हो जाएगी r+1, और फिर हो जाएगा n हमारे पास 3 है, सी r और r वैसा वैसा, m कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस समेशन को ओपन करेंगे, है ना, समेशन को ओपन करते हैं। तो समेशन को ओपन करते हुए आपको आना चाहिए, सबसे पहले हम r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 1+1, 3c1, 1 की पावर 4, उसके बाद प्लस r की वैल्यू अब 2 रखेंगे, -1 की पावर 2 +1, 3c2, 2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 +1, 3c3, 3 की पावर 4, ठीक है। तो आप देखो r इक्वल टू 3 तक हमको रखना था, तो हमने r इक्वल टू 3 तक वैल्यू रख दी। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो 3c1 क्या होगा, 3c1 का एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख दूँ 3c1, 3c1 नहीं, एक काम करते हैं, इसको अपन लिखते हैं NCR, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह पे 3 आ गया और r की जगह पे 1 आ गया है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 -1, और 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 1 प्लस -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 है, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3c2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 - 2 का फैक्टोरियल, ओके। 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, तो कितना हो जाएगा 2 4 8 16, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा 3c3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 -3, और फिर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 81, ओके। अब इसके बाद देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 1 होता है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 2, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1, फिर यहाँ पे इंटू में कितना है 16 है, फिर प्लस 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इंटू में आ जाएगा 81, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 48 आ जाएगा प्लस 81 आ जाएगा, ओके। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट होंगे वो 36 होंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं ना,
ये सॉल्यूशन था हमारा, ये हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, द नंबर ऑफ वन वन मैप फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट टू सेट ऑफ 3 एलिमेंट इस, है ना। तो ये ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास सेट ए जो है उसमें 5 एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम ए से बी में, मतलब ये हमारा डोमेन है और एक कोडोमेन है। ठीक है, तो ए से बी में हम कितने फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, वन वन फंक्शन कितने डिफाइन कर पाएंगे ना। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो आप देखिए ना कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि डोमेन में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से ज़्यादा तो नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर डोमेन में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वन फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है तो इस केस में यहाँ पर ये जो एलिमेंट है बचा हुआ, ये किसी एलिमेंट पे मैप नहीं होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वन फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो डोमेन में एलिमेंट है वो कोडोमेन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं बना पाएंगे, या फिर हम ऐसा बोले कि वन वन मैप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे या वन वन मैप कितने होंगे, 0 होंगे। ओके, ये हमारा आंसर है। अब ऐसा होता कि मान लो सेट ए में जो एलिमेंट है वो 3 है, एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, सेट ए में जो एलिमेंट 3 है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 5 है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि आप पता कीजिए कि यहाँ पर कितने वन वन फंक्शन होंगे या फिर कितने वन वन मैप होंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊँगा। तो देखो इसको करेंगे कैसे। अब इस केस में यहाँ पर डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। तो आप देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम वापस हमारी पुरानी स्लाइड पे जाते हैं, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला देखो आप, हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा है, NPM। यहाँ पर जो N है वो क्या चीज़ है, कोडोमेन में कितना एलिमेंट है। यहाँ पर कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की साइड आएंगे। ठीक है, यहाँ N ऊपर लिखा हुआ है ना, तो मतलब कोडोमेन में जो एलिमेंट ऊपर की साइड आ जाएंगे और M नीचे लिखा हुआ है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप देखो आप N और M में कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप M को यहाँ लिख दोगे और N को नीचे लिख दोगे, कन्फ्यूज़ होने के 100% चांसेस है। तो आप N और M से मत याद रखना, आपने ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो N है वो क्या चीज़ है, वो है कोडोमेन की कार्डिनलिटी, और उसके बाद P और यहाँ पे M की जगह पे क्या है, डोमेन की कार्डिनलिटी। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इस तरह से याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, B क्या चीज़ है, कोडोमेन है, और A क्या चीज़ है, डोमेन है। ओके, आप इसको इस तरह से याद रखना। चलो वापस से हमारी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कोडोमेन क्या चीज़ है, B है ना। तो ये आ जाएगा 5P3। इसका फॉर्मूला किस तरह से, इसको इस तरह से ओपन करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3। ओके, तो 5 फैक्टोरियल को अभी वैसे वैसे रहने देते हैं, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब इसके बाद इसको ओपन करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16, है ना। ये आंसर हो गया हमारा। तो इसका मतलब है कि अगर डोमेन में 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, तो हम टोटल 60 फंक्शन 60 वन वन फंक्शन बना पाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि 60 वन वन मैप बना पाएंगे। मान लो एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लो सेट ए में जो एलिमेंट है वो 4 है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो भी 4 है ना।
तो आप इसको ट्राई कीजिए। हमको पता करना है कि यहाँ पर टोटल 1 फंक्शन कितने होंगे या फिर 1 मैप कितने होंगे। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करें। अभी जैसे हमने पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे वैसे करेंगे। अगर डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट इक्वल हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 1 फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। कोडोमेन में कितने एलिमेंट है 4, उसके बाद p, और डोमेन में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और ये फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 24 है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब अगर डोमेन में 4 एलिमेंट है और कोडोमेन में 4 एलिमेंट है तो हम टोटल 24 फंक्शंस बना पाएंगे, मतलब 24 1 फंक्शन बना पाएंगे। तो ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 5 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 2 है ना। हमको टोटल फंक्शन पता करना है ए से बी में, है ना। क्या पता करना है, टोटल फंक्शंस। तो कितने होंगे ना। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊँगा ना। ओके, तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उसकी पावर क्या आ जाएगी डोमेन में जितना एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो 2 है और डोमेन में जो एलिमेंट है वो 5 है। हमने इसको n और m माना था, लेकिन n और m में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप कोडोमेन को नीचे रहने दो और डोमेन को ऊपर लिखो। ठीक है, मतलब 2 की पावर 5। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, कितना हो गया ये 32। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। तो अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है ना। आप इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे ना। तो देखो हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 1 2 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 5 है ना। तो क्या बोल रहा है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे चेक करता है, यहाँ पर सेट बी में जो टोटल नंबर है वो 5 है और सेट ए में जो टोटल नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कोडोमेन को नीचे रहने देंगे और डोमेन को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब 5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5, मतलब 25 × 5, मतलब 125 हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर 243। ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि हमने देख लिया कि 125 होएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर 16। 1 फंक्शन कैसा पता करते हैं, 1 फंक्शन पता करने के लिए सबसे पहले हम कार्डिनलिटी चेक करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी से कम है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 फंक्शन बना पाएंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, ठीक है, मोड बी, फिर पी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मोड ए। ओके, तो मोड बी कितना है 5 है, पी और मोड ए कितना है 3 है। ठीक है, तो ये सी वाला है ना। ओके, तो इसको सॉल्व करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 3। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3। ठीक है, और फैक्टोरियल 2, और अब नीचे भी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आंसर आ जाएगा 60, जो कि सही है, मतलब ऑप्शन सी भी सही है। अब ऑप्शन डी बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर 120। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सेट बी में कितने एलिमेंट है और सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो डोमेन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि टोटल ऑन टू फंक्शन जो होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे, है ना। तो 0 ऑन टू फंक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन डी गलत हो गया, यहाँ पर ए और सी राइट है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक है। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो लेक्चर का जो PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, है ना।